हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम का जो हमारा 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर होता है को करिकुलर सब्जेक्ट का, जिसका हमारा टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा 6 सेमेस्टर बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों ही सब्जेक्ट का को करिकुलर का एक कोर्स होता है। फर्स्ट सेमेस्टर से हम ये एग्ज़ाम देते आ रहे हैं तो सभी को इसका बेस मालूम है कि 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है हमारा और 100 क्वेश्चन इसमें करने के लिए दिए होते हैं। टाइम दिया जाता है इसको करने के लिए हमें 2 घंटे का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे, यानी 2024 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। हम सभी जानते हैं कि पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है और बाइलिंगुअल पेपर जब हमारा होता है तो एक साइड इंग्लिश होती है और एक साइड हिंदी, लेकिन क्वेश्चंस हमारे सेम होते हैं। तो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में सब लोग देखते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि व्यक्तित्व का वह चर जिसके द्वारा व्यक्ति सामान्यतः अपने बारे में अनुभव करता है, डैश करके दिया गया है यानी कि वो कौन सा अनुभव कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा आत्मसम्मान। ओके, ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा इसका सी करेक्ट होगा, यानी व्यक्ति का वह चर जिसके द्वारा व्यक्ति सामान्यतः अपने बारे में अनुभव करता है आत्मसम्मान है। ओके, देन दिया गया है यहाँ पर कि कथन व्यक्तित्व सीखी गई अनुक्रियाओं के समूह के अलावा कुछ नहीं है, व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण को सबसे बेहतर वर्णित करता है। जो कथन दिया गया है वो व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण को सबसे बेहतर वर्णित करता है, यानी कि किसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये करता है हमारे व्यवहारवादी दृष्टिकोण को। ओके, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया था कि व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में शामिल है, क्या शामिल है, तो व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में शामिल होता है हमारा शारीरिक गठन। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि इदम अहम परा अहम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। ओके, ऑप्शन सी हमारा इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा। ये होता है कि जो हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमें मिल सकता है एग्जाम में। जो अब आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोगों को ये कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। ओके, और तब से एनईपी लगाए तो सिर्फ हमारा जो 6 सेमेस्टर है उसी का एक क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का 2024 का। ठीक है, तो ये आप पूरा देख कर जाइएगा। देन फिफ्थ पर पूछा गया है यहाँ पर कि मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन है, तो मनोविश्लेषण के हमारे प्रवर्तक हम सभी को याद होने चाहिए, ये है जिगमंड फ्रॉयड। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कहा जाता है हॉर्मोन्स। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि पर्सोना का अर्थ है, हम सभी जानते हैं कि पर्सोना का क्या अर्थ होता है। पर्सोना का अर्थ होता है हमारा मुखौटा। ठीक है, जिससे क्या बनती है, इंसान की पर्सनैलिटी भी होती है, कुछ की मुखौटा चढ़ाए होते हैं। ओके, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा उस पर पूछा गया है कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, डैश दिया गया है ना, तो ये कितनी अवस्थाओं में बांटा था इन्होंने बांटा था यहाँ पर इसको 8 अवस्थाओं में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। अगर हम डिटेल में इनको पढ़ने लग जाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ जो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम दिया गया और उसने कितनी अवस्थाएं दी हैं उसको याद कर लेते हैं। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा गया है कि अहम पर कार्य करता है, यानी कि अहम जो है वो किस पर कार्य करता है, ये कार्य करता है वास्तविकता के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है, तो सबसे अच्छा कौन सा वर्णित करता है, जो मीजोमॉर्फ सिद्धांत था, ऑप्शन ए। देन पूछा गया है यहाँ पर कि एक शील गुण जो व्यक्तित्व को इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उससे प्रभावित रहता है, यानी वह कौन सा शील गुण है, तो वो होता है हमारा कार्डिनल शील गुण। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है, व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल होता है खुलापन। ठीक है, ऑप्शन डी जो यहाँ पर हमारा होगा वो करेक्ट होगा।
बाकी हमारे जो 4 हैं वो होते हैं एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, ठीक है, कंस्टिट्यूशनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। तो इसके अलावा एक क्या होता है हमारा ओपननेस। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि संचार एक निरंतर चलने वाली क्या है, क्या होगी भाई, ये तो सभी को समझ में आ रहा है ना। संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन, यानी कि बात का एक से दूसरे तक पहुंचना। तो ये क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी एक प्रक्रिया। संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है। संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करेगा, प्रेषक, ठीक है, सेंडर। किसी ने कोई मैसेज सेंड करा, देन उसी के बाद क्या होगा, जो रिसीवर होगा जिसके पास वो मैसेज पहुंचेगा, तो वो कहाँ से पहुंचेगा, सेंडर के पास से। ओके, तभी तो वो कोई प्रतिक्रिया देगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि संचार कौशल का एक भाग है। संचार जो होता है उसमें कौशल का भाग कौन सा होता है हमारा, संचार सॉफ्ट कौशल का एक भाग होता है। उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में एक बाधा है। प्रभावी संचार में क्या बाधा हो सकती है, सूचना प्रचुरता, इंफॉर्मेशन रिचनेस तो नहीं हो सकता, ठीक है, संदेश की स्पष्टता भी नहीं हो सकता, सक्रिय सुनना भी ये कोई बाधा नहीं है, सांस्कृतिक भिन्नता हो सकता है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि एक धर्म के बारे में कोई बात की जा रही है तो दूसरे को वो बुरी लग जाए, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है, यानी कि एनालिसिस करता है उनका। ओके, तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, ये होती है हमारी डिकोडिंग। डिकोडिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। उसके बाद पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझावों, आदेशों आदि की विषय वस्तु है। तो कौन सी विषय वस्तु है हमारी सूचना के उद्देश्य से, ये होती है हमारी संदेश। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है हमारी एनकोडिंग, यानी कि संदेश को सूचना में परिवर्तित करना। उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा का एक सामान्य रूप नहीं है, सामान्य रूप नहीं है। ओके, तो व्याकरण त्रुटियां तथा खराब वाक्य संरचना जो है वो एक सामान्य रूप नहीं हो सकता, ये एक बड़ी बाधा हो सकती है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद 21 पर पूछा गया है कि एक शिक्षक विमर्श तथा रिपोर्टिंग के लिए एक प्रसंग प्रदान कर छात्रों को 6 समूह में बांट देता है। इस संबंध में उसकी युक्ति का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रणाली सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त होगी वहां पर हमारी ट्रांसैक्शनल मॉडल। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाले कौशलों को पहचानिए। संचार के द्वारा जो कौशल प्रोन्नत होते हैं तो वो होते हैं हमारे केवल पढ़ना तथा सुनना। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुनना तथा सहायता करना ये भी यहाँ पर ये करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, केवल 1 व 2। ओके, देन पूछा गया कि संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक तथा ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को आपस में बदल लेते हैं तो यह कहलाता है, यानी संचार प्रेषक ने भेज दिया और ग्राहक जो है उसने प्राप्त कर लिया, तो तब वहां पर जो भूमिकाएं हैं वो आपस में कैसे बदल जाती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर ट्रांसैक्शनल मॉडल। ओके, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। देन 24 पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक तरफा संचरण है। संचार में एक तरफा संचरण क्या होता है हमारा, लीनियर मॉडल में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया कि संचार में एंट्रोपी के संप्रत्यय को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, वो संबंधित होता है आदेश से। ओके, कोई आदेश मिलेगा तभी तो उसका हम कोई भी जवाब देंगे। देन यहाँ पर पूछा गया है कि कथन फर्स्ट, एक स्वस्थ कक्षा वातावरण में प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रत्यय व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिक रूप से केंद्रित होना चाहिए। सेकंड कथन दिया गया, यहाँ पर कथनों को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों के साथ छात्र छात्र अंतःक्रियाएं तथा विचारों का मुक्त आदान प्रदान भी समान रूप से
महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारे सामने दोनों कथन जो है वो दिए गए हैं। कथन के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कौन सा कथन हमारे यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सही है। ओके, तो कथन 1 और 2 जो है हमारे यहाँ पर वो दोनों ही सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद पूछा गया है कि संचार के किस मॉडल में सब लोग समान रूप से संदेश की एनकोडिंग व डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं। तो वो होता है हमारा ट्रांसैक्शनल मॉडल। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि संचार का कौन सा मॉडल पदानुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है। समान स्तर के लोगों में पाया जाता है ये हमारा हीरोजोंटल मॉडल जो होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है कि कथन ए दिया गया है कि मेटा संचार में बोले गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अशाब्दिक संकेतों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी जो इंसान बोल रहा है उसका बोल तो हमें सुनना है कि क्या बोल रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज भी साथ ही साथ देखनी होती है। देन दिया गया है कि अशाब्दिक संकेत प्रायः गुप्त संदेश तथा सांवेगिक संदर्भ प्रदान करने के लिए जो कि बोले गए शब्दों के प्रभावी अर्थ को महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज आप हाथों से, आंखों से क्या बता रहे हैं, यानी कि अशाब्दिक संकेत वो भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जो आपने बोला है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं हमारे ए और आर, इसमें आपको बताना है कि कौन से यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए पहले ध्यान से एक बार। तो ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन पूछा गया है कि अशाब्दिक संकेतों में शामिल है। अशाब्दिक संकेतों में क्या शामिल हो सकता है? बॉडी लैंग्वेज, ओके, फेशियल एक्सप्रेशन भी होंगे और गेस्चर्स भी, हाव भाव किस तरीके के हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि केंद्रीय सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार की पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है। तो वो कौन सी हमारी एजेंसी है? ये होती है हमारी PIB। ठीक है, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये हो गई हमारी PIB। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क नहीं है। यहाँ पर जो दिए गए इनमें से कौन सा सामाजिक नेटवर्क नहीं होता है? हमारा चैटबॉट। ओके, जबकि लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर जो है वो हमारे एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं। उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है। सुनने के कौशल को प्रभावी इनमें से नहीं बनाता है हमारा अनदेखा करना, इग्नोरिंग। किसी चीज को हम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, उसको स्पष्ट रूप से देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा। तो ये कोई प्रभावी चीज नहीं है कि हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं तब वो स्पीच दे रहा है कुछ भी। ओके, देन पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रभावी सुनना एक दूसरे को वो महत्वपूर्ण होता है आपसी समझ के लिए। कहीं भी हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, ये नहीं सिर्फ बोलते जा रहे हैं या फिर बात करते जा रहे हैं। देन पूछा गया कि एक भाषण को बढ़ावा देना चाहिए। किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए? बेईमानी को तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, सत्य को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि एक वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। कौन सा वक्ता? यानी कि जो हमारा एक असभ्य वक्ता होगा वो बिल्कुल नहीं देख सकता, बेसब्र नहीं देख सकता, और विश्वासी जो एक विश्वासी वक्ता होगा वो हमेशा श्रोता की आंखों में देखेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या उद्दंडता को प्रदर्शित करता है? उद्दंडता, ठीक है, यानी कि एरोगेंस, अभिमान। तो ये क्या प्रदर्शित करेगा? कोई व्यक्ति अगर एक केंद्रित उंगली करके बोल रहा है, ठीक है, किसी की साइड, तो वो क्या करेगा? उद्दंडता को प्रदर्शित करेगा। देन पूछा है कि एक केंद्रित उंगली का भाव हो सकती है। किस चीज का भाव हो सकती है? हम किसी की साइड उंगली कब करते हैं? यानी कि तब किसी पर आरोप लगा रहे हो, आरोपण करना। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि एक अच्छे वक्ता की जो वाणी है, वाणी की टोन किस प्रकार की होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए या फिर मृदु होनी चाहिए? तो वाणी जो होती है उसकी टोन हमारी कैसी होनी चाहिए? एक अच्छे वक्ता की वो होनी चाहिए भाई हमारी एकदम स्पष्ट। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्लियर होनी चाहिए। देन पूछा है कि एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। डैश दिया गया ना, किसको ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए? प्रशंसा को ध्यान में देखकर, या फिर अपने आदर को, परिणाम को, या श्रोता को? तो श्रोता को देखकर ध्यान में तब रखना चाहिए अपना भाषण जो है, स्पीच तब तैयार करनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।
उसके बाद पूछा है कि अशाब्दिक संचार है। अशाब्दिक संचार क्या होता है? ये होता है हमारा अर्थ चेतन। ऑप्शन जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से पैराभाषा संचार के तत्वों का समूह कौन सा है? पैराभाषा जो संचार भाषा उसके तत्वों का समूह यहाँ पर हमारा होता है आवाज, अवधारणा व प्रभाव, ठीक है। किसी ने बोला, उसका एम्फेसिस एंड फिर इंप्रेशन उसका क्या मिला, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र है? भाषा के अतिरिक्त क्या संकेत तंत्र हो सकता है? तो ये हो सकता है हमारा दिख रहा है लिखना, आंकिक विधि। इनमें से कौन सा होगा? ना तो एक है हमारा और ना ही दूसरा है, तो यहाँ पर हमारा दोनों में से कोई सा भी नहीं है। 43 का ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि अशाब्दिक संचार अधिकतर है। अशाब्दिक संचार अधिकतर क्या होता है? असंचरित, यानी कि उसको हम पहले से तैयार कर नहीं रखते हैं कि हमको ऐसा संकेत करना है, ओके। देन पूछा है कि शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा तथा आनंद अभिव्यक्ति के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उनको जानते हैं हम काइनेसिक्स के नाम से, ओके। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 46 पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच, रेट, आवाज एवं रुकने का उपयोग शामिल है? यहाँ पर मॉडल्स दिए गए हैं, तो वो हमारा कौन सा मॉडल होता है ये हम लोगों को बताना है। जो हमारा पैरा भाषा का मॉडल होता है, ठीक है, यानी पैरा लैंग्वेज, इसमें ये सभी चीजें शामिल है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है, किस चीज का प्रयोग करता है अशाब्दिक संचार? जहां पर यानी शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग करेंगे हम? यहाँ पर प्रयोग होता है हमारा अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का, सांवेगिक अर्थ का, या फिर अस्पष्ट नियमों का तंत्र। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड केवल। शाब्दिक चालाकी या फिर सारांश में स्पष्टता ये नहीं होगा। देन पूछा है कि बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? यानी कि कोई पिक्चर है एक, है ना, तो संवाद वहां पर नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ये किसका उदाहरण होगा? ये उदाहरण होगा हमारा अशाब्दिक, ठीक है, नॉन वर्बल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 49 पर पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है? अशाब्दिक संचार का रूप इनमें से हमारा जो लिखित मेमो है वो नहीं है, ओके। अशाब्दिक थोड़ी ना है, वो तो शाब्दिक हो जाएगा अगर हम कोई रिटर्न में दे रहे हैं। ऑप्शन सी इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उन्होंने पूछा अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है? अब पूछा है कि शाब्दिक संचार का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये होता है हमारा लिखना, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो हमारा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है। लिखना नहीं है, बोलना हो सकता है। ऑप्शन ए इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन पेपर का जो हमारा सॉल्यूशन है उसको कंप्लीट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। जो हमारा पार्ट बी यानी कि जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा उसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।